हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन। इसी को ही पोल स्लिप प्रोटेक्शन का नाम पे, या नहीं है तो लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, या नहीं है तो पावर स्विंग प्रोटेक्शन या पावर स्विंग ब्लॉकिंग का नाम पे भी इसको बहुत बार लिटरेचर में आप सुना होगा फ्रेंड्स। इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग इसका बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब आउट ऑफ स्टेप होता क्या है हमारा सिंक्रोनस मिशन में, और उस कंडीशन पे हमारा मिशन का बिहेवियर कैसे होते हैं, और उसमें हमको क्या एक्शन लेना चाहिए, और इसमें क्या डैमेज हो सकते हैं हमारा। ठीक है, वो सारे की सारे बेसिक डिटेल्स आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन का बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग ये आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन कैसे हम लोग अचीव करते हैं हमारा मॉडर्न रिलेस में और हमारा पुराना रिलेस में, कैसे हम लोग आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन हम लोग अचीव करते हैं, उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बेसिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन क्या है, उसको क्या होता है हमको समझने के लिए हमारा बेसिक सिस्टम है। हमारा क्या बेसिक सिस्टम है? एक सिंपल एक सिंक्रोनस जनरेटर है, एक सिस्टम का साथ कनेक्ट हुआ था। ठीक है, अगर उस सिस्टम में हमारा जो इंटरनल इंड्यूस्ड जनरेटेड ईएमएफ है या जनरेटेड ईएमएफ है, उसको आप ई समझ लीजिए, और इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है जनरेटर का वो वी है, तो इसका जो रिएक्टेंस है वो एक्स है। उस केस में हमारा जो सिंक्रोनस मिशन है कितना पावर डिलीवरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इलेक्ट्रिकल पावर है वो हमको गवर्न करते हैं इस इक्वेशन से। जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेटेड है या इलेक्ट्रिकल पावर जो सप्लाइड है, दैट इज इक्वल टू ई इंटू वी डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन ऑफ डेल्टा है फ्रेंड्स। ठीक है, हम ऑलरेडी बताया था ई इज हमारा जनरेटेड ईएमएफ है, वी इज हमारा टर्मिनल ईएमएफ है या टर्मिनल वोल्टेज है, और हमारा एक्स है हमारा मिशन का, और इसका जो बीच में जो भी हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका जो रिएक्टेंस है वो सब मिला के जो हमारा जहाँ हमारा सिस्टम का साथ जुड़ा हुआ, जहाँ हमारा टर्मिनल का साथ जुड़ा हुआ, उस पॉइंट तक हमारा कितना भी रिएक्टेंस है उसको हम लोग एक्स बोलते हैं। हमारा सिस्टम में रेसिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं पर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन से। और इसका जो साइन ऑफ डेल्टा है, ये डेल्टा बेसिकली ये हमारा जो सिस्टम जिसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं हमारा ग्रिड है जो भी है, उसका वोल्टेज अगर आप देखेगा तो वी एट एन एंगल जीरो, अगर इसको समझ लिया तो इससे डेल्टा एंगल में हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ लीडिंग में रहते हैं, पहले रहते हैं, वो इसका मीनिंग है। और इसका जो दूसरा मीनिंग अगर आप समझ लिए तो फॉर एग्जांपल ये हमारा सिंक्रोनस मिशन है, ये हमारा सिलिंड्रिकल रोटर का सिंक्रोनस मिशन लिया था मैंने। इसमें स्टेटर है, ये हमारा रोटर है। ठीक है, उस केस में हमारा जो स्टेटर और रोटर का एमएमएफ के बीच में जो एंगुलर डिफरेंस है वो उसको भी हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो जो रोटर का फॉर एग्जांपल रोटर है वो पहले घूम रहे हैं। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर है तो क्या होते हैं, रोटर का एक्सिस है, रोटर का एमएमएफ एक्सिस से पहले रहते हैं, और स्टेटर का एमएमएफ एक्सिस इसका लैगिंग में रहते हैं, इसका पीछे रहते हैं। पर सिंक्रोनस मोटर का केस में ये आपको उल्टा होते हैं, मतलब आपका स्टेटर का एमएमएफ एक्सिस आपको लीडिंग में रहते हैं, या नहीं ये तो पहले रहते हैं, और रोटर का एमएमएफ एक्सिस आपको इसका लैगिंग में रहते हैं। अभी का केस में हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर का केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो इसका रोटर का एक्सिस हमेशा इसका लीडिंग में रहते हैं स्टेटर का एक्सिस से कंपेयर करेगा तो, क्योंकि हमारा सिंक्रोनस जनरेटर में जो मेन जो पावर जनरेट कर रहे हैं वो किससे जनरेट कर रहे हैं, हमारा मैकेनिकल पावर सप्लाई से। जो मैकेनिकल सप्लाई किसको मिल रहे हैं, रोटर को मिल रहे हैं। इसीलिए आपको रोटर हमेशा रीडिंग में रहते हैं, रोटर का एमएमएफ एक्सिस हमेशा लीडिंग में रहते हैं सिंक्रोनस जनरेटर का केस में। ठीक है, और सिंक्रोनस मोटर का केस में क्या हो रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई पहले दे रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले आपको स्टेटर का एमएमएफ एक्सिस क्रिएट होगा, स्टेटर का एमएमएफ बनेगा, इसके बाद आपका रोटर में आपको एमएमएफ बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए आपका सिंक्रोनस मोटर का केस में आपको स्टेटर का एमएमएफ एक्सिस आपको लीडिंग में रहते हैं, और इसका पीछे आपको रोटर का एमएमएफ एक्सिस रहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखेगा तो आपको जो पावर सप्लाइड है जनरली हमारा सिंक्रोनस मिशन में, ये जनरेटेड ईएमएफ है कांस्टेंट है। अगर आपको डीएवीआर जो इसका जो एक्साइटेशन जो सप्लाई कर रहे हैं अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में, वो जो देगा फील्ड करंट है वो सेम ही रहेगा।
नॉर्मल स्टेबल कंडीशन पे, और इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है, हमारा ग्रिड का वोल्टेज है, वो भी सेम ही रहेगा, और इसका जो रिएक्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। सो अगर आप देखेगा तो जो ई वी बाई एक्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं मोस्टली, ठीक है। सो जो वेरिएबल पार्ट है वो आपको डेल्टा है। ये डेल्टा अगर आप ई वी बाई एक्स ये तीनों का अगर जनरेटेड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज और इसका जो रिएक्टेंस, अगर वो तीनों को अगर आप कांस्टेंट्स मान लिया, अगर एज्यूम कर लिया, तब इसका जो डेल्टा है, अगर आप देखेगा तो रोटर और स्टेटर का बीच में कितना ज़्यादा डेल्टा है तो उतना ज़्यादा आपका पावर जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन वो हमेशा लिए नहीं है, वो डिपेंड करते हैं आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है एक्टिव पावर, वो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल है। वो साइन ऑफ एंगल का हमको कैरेक्टरिस्टिक पता है। साइन का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है हमारा, हमारा साइन का कैरेक्टरिस्टिक है, जैसा हम लोग प्लॉट करेगा तो अगर इसका वाई एक्सिस में इसका एक्टिव पावर ले लिया, ठीक है, पी ले लिया, और इसका जो एक्स एक्सिस में और इसका डेल्टा ले लिया, अगर इसका रिलेशन हम लोग प्लॉट करेगा तो वो एक साइनसोडियल कर्व है, ठीक है। ये साइनसोडियल कर्व हमको पता है, साइनसोडियल कर्व कैसे रहते हैं, ये आपका डेल्टा इंक्रीज होने से पी भी इंक्रीज होगा, लेकिन अप टू मैक्सिमम है डेल्टा 90 तक है। साइन डेल्टा साइन 90 है, 1 है, मैक्सिमम है ये। इसके बाद आपको कुछ भी एंगल इंक्रीज होते हैं, मतलब ये डेल्टा है, मतलब जीरो से लेकर आपको जीरो पे आपको एकदम जीरो पावर है, आपको कुछ भी इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप नहीं होते डेल्टा जीरो पे। ऐसे डेल्टा धीरे धीरे आपको बढ़ रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड भी आपको बढ़ेगा धीरे धीरे। लेकिन वो कब तक बढ़ेगा, डेल्टा मैक्सिमम हमारा 90 डिग्री से इसका 90 डिग्रीज तक, ये दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री, इलेक्ट्रिकल एंगल 90 डिग्रीज तक आपको बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको पोल भी आपको टू पोल मिशन है तो आपको एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल सेम है। सो ये डेल्टा बेसिकली स्टैटर और रोटर का ये 90 डिग्री से, ये 90 डिग्रीज तक आपको बढ़ेगा। इसके ऊपर आपको कुछ भी आपको अगर डेल्टा बढ़ेगा तब उस केस में आपको क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर इनफैक्ट कम होगा इस केस में, ठीक है। सो पावर है डेल्टा जीरो से लेकर 90 डिग्रीज तक आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा, और 90 से लेकर 180 डिग्रीज तक आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगा। अगर आपको डेल्टा 180 डिग्रीज का ऊपर भी अगर बढ़ रहे हैं तब ये साइन का जो नेगेटिव पार्ट में चला जाएगा। नेगेटिव पार्ट मतलब क्या है, आपका एक्टिव पावर है नेगेटिव में जाएगा, एक्टिव पावर नेगेटिव में गया मतलब क्या है, ये जनरेटर का जगह मोटरिंग एक्शन में जाएगा। ये सिंक्रोनस जनरेटर है, सिंक्रोनस मोटर का तरफ से बिहेव करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हमारा, सो इसका जो मैक्सिमम पावर डेवलप्ड है दैट इज ई वी बाई एक्स एट साइन डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री से, मतलब डेल्टा 90 डिग्रीज में और साइन डेल्टा 1 में ये आपको मैक्सिमम पावर डेवलप डिलीवरी करेगा इस सिस्टम को, वो आपको ई वी बाई एक्स है, ठीक है। सो नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन पे मैं ऑलरेडी बताया था, हमारा जनरेटेड वोल्टेज कांस्टेंट है, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, तो ये कितना पावर डिलीवरी करेगा वो डिपेंड करते हैं आपको जो डेल्टा का ऊपर। ये डेल्टा कितना पे डिपेंड करता है, ये डेल्टा कौन सी पोजीशन पे होगा और डिपेंड करता है हमारा मैकेनिकल पावर इसमें किस में है। फॉर एग्जांपल मेरा मैकेनिकल पावर फॉर एग्जांपल यहाँ है, तब इसका जो डेल्टा क्या होगा, वो जब मैकेनिकल पावर जहाँ इस कर्व को आपको टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो करस्पॉन्डिंग एंगल है हमारा जो डेल्टा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो हमारा सो ई वी बाई एक्स, अगर इसको हम कांस्टेंट मानेगा तो जो डेल्टा का ऊपर इसका इलेक्ट्रिकल पावर डिपेंड करते हैं, और वो डेल्टा डिपेंड करते हैं आपका मैकेनिकल पावर इनपुट पे, मतलब जो टर्बाइन कितना आप मैकेनिकल पावर दे रहे हैं उसका ऊपर डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो डेल्टा इसका ऊपर डिपेंड करते हैं। सो ये हमारा एक्टिव पावर है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आपको मैक्सिमम एक्टिव पावर मतलब इसका नॉर्मली ये आपका है फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहाँ आप देखेगा तो फ्रेंड्स हमारा जो जनरेटर है, या नहीं तो सिस्टम पे कोई भी जनरेटर है, अगर इसका देखेगा तो अंडर आइडियल कंडीशन पे, मतलब अंडर स्टेबल कंडीशन और आइडियल कंडीशन पे क्या होगा, इसका जो मैकेनिकल पावर जो इसका मैकेनिकल पावर जितना भी आपको टर्बाइन से मिल रहे हैं उसकी करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल पावर ये आपको सिस्टम को डिलीवरी करेगा,
जाएगा। सो अंडर नॉर्मल कंडीशंस और बैलेंस्ड कंडीशंस और स्टेडी कंडीशंस में हमेशा इसका जो मैकेनिकल पावर ये जो मैकेनिकल पावर है टर्बाइन का, दैट इज इक्वल टू हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड है फ्रेंड्स, ठीक है, अंडर ऑल स्टेडी स्टेट कंडीशंस। लेकिन कभी भी इस सिस्टम में आपको कुछ भी डिस्टर्बेंस होते हैं। डिस्टर्बेंस मतलब क्या है, आपका फील्ड में कुछ डिस्टर्बेंस है या टर्मिनल वोल्टेज में कुछ डिस्टर्बेंस है, या नहीं तो सडनली आपको जो रिएक्टेंस सडनली चेंज हो गया, मतलब रिएक्टेंस सडनली कब होगा, कभी भी फॉल्ट हुआ तब आपको सडनली रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, या नहीं है तो डेल्टा सडनली चेंज हो गया, ऐसा उसमें कुछ भी केस है। डेल्टा सडनली कब होगा, या नहीं है तो ये टर्बाइन का पावर चेंज हुआ, या नहीं तो इलेक्ट्रिकल का पावर चेंज हुआ, तब आपको डेल्टा चेंज हो जाएगा। सो इस 4 पैरामीटर में कुछ भी है, जनरेटेड वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, या नहीं है तो रिएक्टेंस है, या नहीं तो डेल्टा, इसमें कुछ भी पैरामीटर है चारों में अगर चेंज होते हैं, अगर एब्रप्टली या मोमेंटरी भी अगर चेंज होते हैं, तब क्या होता है, हमारा सिस्टम में स्टेडी स्टेट से, जैसे पहले हमारा पी एम इज इक्वल टू पी है, जो मैकेनिकल पावर है इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर है, एकदम स्टेबल है। अगर ये चारों के चारों में कुछ भी एक या नहीं है तो दो या चारों के चारों पैरामीटर अगर चेंज होते हैं, तब आपको क्या होगा, इसका बैलेंस है, पीएम और पीई के बीच में जो बैलेंस है, जो इक्वालिटी है, वो मिसमैच होता है फ्रेंड्स। वो मिसमैच होता है तो क्या होता है, आप सिंपली यहाँ देख लीजिए, पी एम इज इक्वल टू पी, मतलब आपको स्टेबल ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन स्टेबल ऑपरेशन है। अगर आपको पी एम में ग्रेटर देन है, फॉर एग्जांपल ये पी एम का नीचे कोई भी ऑपरेटिंग रीजन में, ठीक है, अगर डेल्टा है पी एम का नीचे कोई भी ऑपरेशन रीजन है इसका नीचे, अगर आप देखेगा तो उसमें क्या होगा, पी एम ज़्यादा है पी कम है इससे नीचे, और इसका ऊपर का लाइन में किसी में भी आप देखेगा तो पीई ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा है, मैकेनिकल पावर कम है इसका ऊपर। सो इस लाइन है मैकेनिकल का पावर आप ले रहे हैं तो इसका नीचे कुछ भी पॉइंट पे आपको क्या होगा, पीएम में ग्रेटर देन पीई होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ऊपर कुछ भी पॉइंट में आपको पीई है, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है ज़्यादा होगा मैकेनिकल पावर से, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी का बेसिस में अगर आप देखेगा तो हमारा सिस्टम में कभी भी डिस्टर्बेंस होता है, वो डिस्टर्बेंस होता है तो उस केस में हमारा क्या होता है, हमारा अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपको बताया था पी एम इक्वल टू पी है। सो हमारा नॉर्मल में भी अगर आप देखेगा तो हमारा जो सिंक्रोनस मिशन का ऑपरेशन है मैग्नेटिक लॉकिंग का ऊपर या मैग्नेटिक ड्रैगिंग का ऊपर काम करते हैं। ये बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा रोटर है, इसका मैग्नेटिक पोल है, मूवर है, हमारा स्टेटर का मैग्नेटिक पोल को भी इसको ड्रैग करके लेकर जा रहे हैं, इसी को ही हम लोग सिंक्रोनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक लॉकिंग है या मैग्नेटिक ड्रैगिंग है, अगर ये मिस हो गया, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ स्टेप, या नहीं है तो लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म है। ये सिंक्रोनिज्म किसको बोलते हैं, हमारा रोटर और स्टेटर का बीच में जो एमएमएफ का इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है, अगर वो है, अगर परसिस्टिंग है, उसको हम लोग सिंक्रोनिज्म कंडीशन बोलते हैं। अगर ये दोनों का बीच में अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं है, मैग्नेटिक ड्रैगिंग है ही नहीं है, मैग्नेटिक ड्रैगिंग मतलब फ्रेंड्स आपका रोटर का फील्ड अगर घूम रहा है तो इसका पीछे पीछे इसका फील्ड भी आएगा, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से, उसको हम लोग मैग्नेटिक ड्रैगिंग बोलते हैं। अगर वो है ही नहीं है तब आपको क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा ये सिंक्रोनिज्म है ही नहीं है फ्रेंड्स, सिंपली इसका मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखेगा तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस केस में क्या होगा, हमारा लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म है। लेकिन वो डायरेक्टली लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म होते हैं नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है आपका जो सिस्टम पे जो डिस्टर्बेंस हुआ, जैसे मैं आपको बताया था ई वी एक्स या डेल्टा, इसमें जो चेंज हुआ वो कितना ज़्यादा चेंज हुआ। अगर वो कम चेंज हुआ है तो आपको क्या होगा, सिस्टम में थोड़ा डिस्टर्बेंस होकर फ्लक्चुएट होकर फिर एक स्टेडी स्टेट पॉइंट पे फिर से एक न्यू पॉइंट पे पी एम इक्वल पी का पॉइंट पे आ जाएगा फ्रेंड्स। हमारा जो गवर्नर्स हैं, हमारा जो डीएवीआर है, वो आपस में काम करके हमको एक न्यू स्टेबल पॉइंट पे लेकर आकर हमको सिस्टम के दोबारा एक स्टेबल पॉइंट को लेकर जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये कंडीशन बैलेंस नहीं है तब इसको हम लोग बोलते हैं हमारा ट्रांसिएंट फेज है। उस ट्रांसिएंट फेज मतलब क्या होगा, हमारा ये मिसमैच है पीएम और पीई के बीच में। तब क्या होगा, अगर आपको पीएम अगर ग्रेटर है, मतलब इसका नीचे का रीजन में किसी का भी रीजन में क्या हो रहा है, पीएम ग्रेटर है, पीएम ग्रेटर है तो क्या होगा, इस केस में आपको मैकेनिकल इनपुट ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल इनपुट कम है, तब आपको क्या होगा, ये एक्सिस आगे मूव हो जाएगा, तो इसका जो डेल्टा है बेसिकली बढ़ेगा, राइट फ्रेंड्स, इसका डेल्टा बढ़ेगा। और इन केस आपका
पीएम कम है पीई से, तब क्या होगा, डेल्टा आपको क्या होगा, कम होगा, मतलब ये आपको डिसेलरेशन है। ठीक है, डिसेलरेशन है बेसिकली, ये दोनों का बीच में इसका जो ऑपोजिटिव फोर्स है, इसका जो रिपल्सिव फोर्स है, इसका जो अपोजिशन का वजह से हमारा हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है। वो हम लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जो वीडियो बनाया था बेसिक्स में, उसको डिस्कस किया था। इसका जो अपोजिशन का वजह से इसका ये हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक से दूसरे। ठीक है फ्रेंड, सो यहाँ भी क्या हो रहा है हमारा, जो अगर इनकेस इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा है, मतलब वो क्या करेगा आपको, ये मिशन को क्या कर रहा है, डेल्टा को कम करेगा। डेल्टा कम कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं आपको, डेल्टा कैसे कम होगा, ये आपका रोटर को इस तरफ खींचेगा, इस तरफ रोटर का जो एंगल बढ़ गया है इसको इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में वो इनफैक्ट खींचेगा स्टेटर का एमएमएफ। मतलब क्या है, ये डिसलरेटिंग है, पीछे मूवमेंट हो रहे हैं। अगर इसका मैकेनिकल पावर ज़्यादा है तो क्या होगा, ये आगे मूव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो ये एक स्टेबल ही नहीं है, जो हमारा जो डिस्टर्बेंस हुआ था वो डिस्टर्बेंस स्टेबल डिस्टर्बेंस है या नहीं है, तो अनस्टेबल डिस्टर्बेंस है। ये स्टेबल स्विंग है अनस्टेबल स्विंग है, वो कैसे डिसाइड करते हैं, हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरिया का थ्रू करते हैं फ्रेंड्स। वो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, मैं ऑलरेडी बताया था, इस केस में इसका पीएम का नीचे कितना भी एरिया है वो आपको एक्स आपको क्या है फ्रेंड्स, आपको एक्सेलरेटिंग एरिया है, ये वन है। ठीक है फ्रेंड्स, और पीएम का ऊपर कितना भी एरिया है वो आपको डिसेलरेटिंग एरिया है, वो आपको ए टू है। डिसेलरेटिंग क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ आपको मैकेनिकल पावर ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको ये तीन इक्वेशंस का बेसिस में ही हमको लॉस ऑफ एक्सेल, मतलब आपको लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म या नहीं है तो आउट ऑफ स्टेप या पोर्ट स्लिप प्रोटेक्शन आपको आसान से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये तीन ही आपको गवर्निंग कंडीशन है। ठीक है, सो इस पॉइंट पे पीएम और पीई सेम है, वो आपको स्टेबल कंडीशन है। अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस होगा है तो क्या होगा, ये आपको इसमें मिसमैच होगा। वो मिसमैच में दो कंडीशन हो सकते हैं, ये कि आपका मैकेनिकल पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल पावर कम है, तब आपको ये क्या है, आपको रोटर है एक्सेलरेट होगा डेल। ठीक है, और दूसरा कंडीशन पे क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा है मैकेनिकल पावर से, तब आपको क्या होगा, रोटर डिसलरेट होगा, मतलब रोटर का स्पीड कम होगा, आपको डेल्टा कम होगा, इसमें आपको डेल्टा बढ़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो अगर आपका ये वन एरिया है बेसिकली आपको एक्सेलरेटिंग एरिया है, ये टू एरिया है आपका डिसलरेटिंग एरिया है। अगर आपको कभी भी इस एरिया ज़्यादा है इससे, डिसलरेटिंग मतलब क्या कर रहे हैं, रोटर का एंगल है जनरली, अगर आपको बढ़ रहे हैं, बढ़ के अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर देखेगा तो रोटर का एंगल है, अगर आप देखेगा तो ये एंगल है फॉर एग्जांपल, ये आपको कभी भी कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपको कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ, तब आपको क्या होगा, आपका एक न्यू पॉइंट पे आ जाएगा इसका, वहाँ से आपको मैकेनिकल पावर फॉर एग्जांपल डिस्टर्ब हो गया, मैकेनिकल पावर आपको ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल पावर कम है, तब क्या होगा आपको ये क्या करेगा, आपको एक्सेलरेट करेगा आगे। लेकिन जैसे ही आपको मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा हो गया, उसमें आपको डिसलरेट करेगा मिशन को। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका मैग्नेटिक है, हमारा मैकेनिकल इनर्शिया की वजह से जहाँ आपको न्यू पॉइंट है वहाँ वो रुकता नहीं है, वो हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली, सो जिस पॉइंट पे ये आपको स्टेबल पॉइंट है वहाँ से नीचे आपको सब है, आपको एक्सेलरेटिंग एरिया, आपको डिसलरेटिंग एरिया है। अगर आपको डिसलरेटिंग एरिया कभी भी आपको ज़्यादा है एक्सेलरेटिंग एरिया से, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, आप ये आपको स्टेबल ट्रांसिएंट है, स्टेबल स्विंग है। उस केस में आपको मिशन है धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद एक नया स्टेबल पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन मिशन को ट्रिप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ आपको अगर ये वन ज़्यादा है इससे, असल डिसलरेटिंग एरिया है ही नहीं है तो, या कम है, तब क्या होगा, आपको ये मिशन आगे, मतलब ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने का चांस ही नहीं है मिशन को। उसका हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल पावर स्विंग या अनस्टेबल आउट ऑफ स्टेप पे, उस केस में हमको मिशन को ट्रिप करना ही है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये बेसिकली ये एंगल पे भी हम लोग करते हैं। और दूसरा ये आपको डेल्टा सी है, ये आपको, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल है। ये क्यों डेल्टा सी है, आपको फॉर एग्जांपल कभी भी आपको ये मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है, मिसमैच हो रहे हैं तो क्या हो रहा है आपको, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल यहाँ इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है,
इस पॉइंट पे आ गए तो क्या हो रहा है आपको, मैकेनिकल पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल पावर कम है, तब आपको क्या होगा, डेल्टा बढ़ेगा। डेल्टा बढ़ेगा तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, डेल्टा बढ़ेगा तो डेल्टा जैसे ही बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिकल पावर भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक नया पॉइंट इस पॉइंट पे आ गया जहाँ आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पावर इक्वल है, लेकिन उस वो आपको स्टेबल पॉइंट है, आइडियली थियरेटिकली इस पॉइंट पे ये रुक जाना चाहिए डेल्टा। लेकिन आपका जो रोटर है मैकेनिकल है उस पॉइंट पे रुकेगा नहीं है, थोड़ा और आगे पॉइंट पे चला जाएगा। जैसे आगे चला जाएगा तो इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा है, मैकेनिकल पावर कम है, उसमें आपको क्या करेगा, जो रोटर को पीछे लाने के लिए हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है वो ट्राई करेगा। ठीक है, सो ये कुछ एक पॉइंट पे वो क्या करते हैं, आपको पीछे लाने के लिए ट्राई करेगा। ये कौन सी पॉइंट तक जाएगा वो डिपेंड करता है आपको मैग्नेटिक इनर्शिया। जो अगर आपको मैग्नेटिक इनर्शिया फॉर एग्जांपल इस एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, आपको मैग्नेटिक इनर्शिया भी ज़्यादा है। इनर्शिया ज़्यादा होगा है तो आपको डिसलरेटिंग एरिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको डिसलरेटिंग एरिया है फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक इनर्शिया आपको यहाँ ख़त्म हुआ, फिर भी आपको आपको दोबारा ये क्या हो सकते हैं, डिसलरेट होकर यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका मैग्नेटिक इनर्शिया इस पॉइंट से नीचे कम हुआ, मतलब मैकेनिकल पावर से नीचे कम हुआ है तो क्या होगा, आपको डिसलरेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ आपको मैकेनिकल पॉइंट के नीचे है तो यहाँ मैकेनिकल पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल पावर से। सो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये आपको मिशन है, आपको और एक्सेलरेट करेगा और डेल्टा बढ़ेगा, आपको मोटरिंग मोड में चला जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसीलिए आपको इस पॉइंट को क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल बोलते हैं। इस एंगल का ऊपर आपको अगर मैग्नेटिक इनर्शिया इस एंगल का ऊपर या इस पॉइंट का ऊपर अगर आपको रोक रहे हैं, फिर ये आपको अनस्टेबल स्विंग है, इसका बाद आपको मिशन आपको आ ही नहीं सकते दोबारा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको इस केस को आपको समझने के लिए आपको जनरली मैं दो केस समझ रहा हूँ फ्रेंड्स। एक आपको ट्रिपिंग ऑफ मल्टीपल लाइन से, अगर कोई भी आपको ये आपको सिंपल सिस्टम है, अगर इन केस आपका सिस्टम है मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइन के साथ जुड़ा हुआ, उसमें कोई एक लाइन ट्रिप हुआ या मल्टीपल लाइन ट्रिप हुआ, तब आपको क्या होगा, वो भी एक ट्रांसिएंट कंडीशन है, सडन रिजेक्शन ऑफ लोड है। ठीक है, या नहीं है तो आपको कोई भी फॉल्ट हुआ सिस्टम पे, तब क्या होगा, वो दोनों केस में हम लोग देख लेंगे, तब आपको मिशन का बिहेवियर आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल आपको n लाइंस का साथ कनेक्टेड है, ये जनरेटर आपको n नंबर ऑफ लाइंस का साथ कनेक्टेड है, तब आपको क्या होगा, इसका जो रिएक्टेंस है x बाई एन होगा, सारे लाइंस का बाई n, मतलब कम होगा है तो EV बाई एक्स ज़्यादा होगा। इसलिए सबसे मैक्सिमम पावर आपको सारे लाइंस कनेक्ट होने में होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस है सारे के सारे पैरेलल है तो क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल दो लाइन पैरेलल है तो आपको इसका रिएक्टेंस x बाई टू हो जाएगा। सो ऐसा आपको n नंबर ऑफ लाइन्स पैरेलल है तो x बाई एन होगा। अगर इसमें एक लाइन आपको काट दिया है तो x बाई एन माइनस वन होगा इसका रिएक्टेंस, तो इसका ई वी बाई एक्स भी कम हो गया। ऐसा आपको मल्टीपल लाइन्स कम कट गया है तो आपको और कम हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको सारे की सारे लाइन्स आपको कनेक्टेड है, उस केस में आपको मैकेनिकल पावर है टर्बाइन से इतना है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये आपको डेल्टा है फ्रेंड्स इनिशियली। ठीक है, इसको डेल्टा नॉट समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल एक लाइन ट्रिप हो गए तो क्या होगा, तुरंत हमारा जो पावर एंगल कर्व है आपको इस एंगल पे आ जाएगा, क्योंकि ई वी बाई एक्स कम हो गया, इसका जो मैक्सिमम पावर डेवलप्ड कम हो गया, इसका जो कर्व भी नीचे चला गया। ठीक है, लेकिन आपको डेल्टा तुरंत चेंज नहीं होगा। सो आपको क्या होगा, आपको इस पॉइंट पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे जैसे ही आ गए एक लाइन ट्रिप होने में, तब क्या हो रहा है, आपका मैकेनिकल पावर इतना ही है लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, कम हो गया है तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट मतलब आपको डेल्टा इंक्रीज होगा, मतलब आपको डेल्टा ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज होकर 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 जहाँ इस पॉइंट पे आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल है, लेकिन आपको इसका जो मैकेनिकल इनर्शिया की वजह से ये और आगे जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये कहाँ रुकेगा वो डिपेंड करता है इसका मैकेनिकल इनर्शिया के ऊपर रोटर का। ठीक है, वो इसीलिए यहाँ भी बताया था आपका, अगर मैकेनिकल इनर्शिया इस पॉइंट से बाद, अगर क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल का बाद अगर रुक रहे हैं, तब ये आपको वापस आएगा ही नहीं है। ठीक है, आपको क्योंकि उस पॉइंट का अंदर आएगा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा है, फिर क्या होगा, ये आपको डिसलरेट करके फिर नीचे यहाँ तक जाएगा। ठीक है, आइडियली क्या होता है इस केस में, आपका फॉर एग्जांपल एक लाइन ट्रिप हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल पावर इतना हो गया, मैकेनिकल पावर इतना ही है। सो मैकेनिकल पावर ज़्यादा है तो ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा इस पॉइंट पे बैलेंस है, लेकिन मैकेनिकल इनर्शिया की वजह से वो और आगे जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, ये इमीडिएटली यहाँ रुकेगा नहीं है और आगे जाएगा। जहाँ इसका इनर्शिया खत्म हो गया उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा है और इनर्शिया को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर ट्राई कर रहे हैं। जहाँ इनर्शिया खत्म हो गया इसके बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा है मैकेनिकल पावर कम है तो क्या करेगा, ये डिसलरेट करेगा। डिसलरेट मतलब आपको डेल्टा कम होगा। अभी फिर से ये मैकेनिकल पावर यहाँ नहीं रुकेगा, ये पहले पॉइंट से थोड़ा पहले रुकेगा, फिर इसके बाद और ये पहले पॉइंट से पहले रुकेगा, ऐसे ऐसे कम होकर कम होकर कम होकर कम होकर फाइनली इस स्टेबल पॉइंट पे ये रुकेगा। ये आपको न्यू स्टेबल पॉइंट है या न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सिंपली क्या हुआ, आपका एक लाइन ट्रिप होने का वजह से आपका जो एक्स है वो बढ़ गया था, उसकी वजह से जो इसका इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड है वो आपको मैच करने के लिए क्या किया, आपको डेल्टा बढ़ा था। क्योंकि ई वी बाई एक्स कॉन्स्टेंट है, अभी एक्स से कम हो गया, सो डेल्टा बढ़ा के इसका कंपनसेट कर दिया था। सो आपका कर्व है न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल लाइन ट्रिप हो गया तब ये डेल्टा कहाँ तक बढ़ सकते हैं, यहाँ तक ही बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बढ़ गया है तो ये इसी पॉइंट पे है, और इसका बाद और मल्टीपल लाइन स्ट्रिप हो गया तो क्या होगा, ये मैच ही नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग अनस्टेबल पार्सिंग बोलते हैं इसको, या अनस्टेबल कंडीशन है। ये स्टेबल कंडीशन है, इसमें आपको दोबारा एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसी में आप इक्वल एरिया क्राइटेरिया अगर आप अप्लाई करेगा फर्स्ट में, तब आप देख लीजिए, ये फर्स्ट है, ये एरिया वन है, ये आपको एक्सेलरेटिंग एरिया है, इसका जो डिसलरेटिंग एरिया है इतना है। ठीक है, ये टू ज़्यादा है, सो आपको ये आपको स्टेबल है, मतलब ये स्टेबल एक न्यू स्टेबल पॉइंट तक ये लेकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ए टू ये, सो ए टू ज़्यादा है तो न्यू स्टेबल पॉइंट तक आ सकते हैं, इसमें रिस्क नहीं है। लेकिन आपको इस पॉइंट पे देख लीजिए, आपका एक्सेलरेटिंग एरिया ये वन है, लेकिन डिसलरेटिंग एरिया कुछ है ही नहीं है यहाँ, क्योंकि मैकेनिकल पावर उतना ही है। ठीक है, ये आपको अनस्टेबल स्विंग है, इसका नीचे कोई भी लाइंस, इससे ऊपर का लाइंस कुछ भी ट्रिप हुआ है तो आपको अनस्टेबल कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, सो अनस्टेबल मतलब आपको लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म हो ही जाएगा, आपको मोटरिंग मोड में चला ही जाएगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, वो मैग्नेटिक लॉकिंग कंडीशन में आपको रहेगा नहीं है। मैग्नेटिक लॉकिंग कंडीशन नहीं रहेगा तो इट इज़ नो मोर सिंक्रोनस जनरेटर है। ये सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर कुछ भी है, लेकिन ये सिंक्रोनस जनरेटर तो है ही नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन को हम लोग आउट ऑफ स्टेप कंडीशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने सिंपल केस में बताया था। फॉर एग्जांपल, जहां आपको टू सोर्सेस अगर कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें आपको ये एक हमारा सेंडिंग एंड सोर्स मतलब ई एस समझ लेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंस है, और दूसरा सोर्स है रिसीविंग रिमोट वाले में ई ए आर है, और इसका जो रिएक्टेंस है एक्स आर है, और इसका जो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है एक्स एल है। तब सेम हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड कितना होगा, ई एस इंटू ई आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ये दोनों का बीच में, वो आपको डेल्टा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसमें x क्या होगा हमारा, ये तीनों का सम्मेशन है, एक्स एस प्लस एक्स आर प्लस एक्सएल, ये तीनों का सम्मेशन है आपको जो नेट रिएक्टेंस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसी में आप पावर ट्रांसफर मतलब इसका पावर एंगल करो अगर आप ड्रॉ करेगा तो क्या होगा, ये आपको यहाँ है। ठीक है, जो पहले जैसे ही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैकेनिकल इनपुट है, उसकी करस्पॉन्डिंग इसका एंगल है डेल्टा नॉट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल इसी लाइन में आपको कहीं पे भी फॉल्ट हुआ था ट्रांसमिशन लाइन के बीच में। ठीक है, ये कितना दूर का बाद हुआ वो डिपेंड करते हैं आपको एम परसेंटेज एम, एम लोकेशन में अगर फॉल्ट हुआ है तो ये फॉल्ट का पहले इसका रिएक्टेंस एम एक्सएल है, मतलब इस जनरेटर आपको इतना रिएक्टेंस देख लेगा और इस जनरेटर आपको इतना रिएक्टेंस देखेगा, ये आपको फॉल्ट का रिएक्टेंस है या फॉल्ट का इम्पीडेंस है। तब आपको क्या होगा, आपको जैसे ही फॉल्ट हुआ है तो क्या होगा हमारा, ये एक्स है आपको चेंज हो गया है अभी, एक्स चेंज होने की वजह से इसका जो कर्व है आपको नीचे की तरफ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये है, ये फॉल्ट है आपको डिफरेंट तरफ का फॉल्ट में, सबसे क्रिटिकल फॉल्ट है आपको थ्री फेस फॉल्ट है, उसमें आपको सबसे कम रिएक्टेंस है, तो इसका कर्व भी सबसे कम है। इसका ऊपर आपको आप देखिएगा तो लाइन डबल लाइन टू ग्राउंड का फॉल्ट है, इसका ऊपर लाइन टू लाइन है, इसका ऊपर सिंगल लाइन टू ग्राउंड है। ऐसा आपको इस केस में एक एक केस में आपको इसका फॉल्ट है, मतलब आपको फॉल्ट पोस्ट फॉल्ट का कंडीशन पे आपको क्या हो रहा है, इसका
बेसिकली इसका पोस्ट फॉल्ट के बाद जो लाइन क्लियर होने के बाद इसका जो एक्स का नेट है वो आपको बढ़ गया था। नेट एक्स आपको बढ़ गया है तो क्या होगा, आपको नेट एक्स बढ़ गया है तो इसका जो कर्व भी और नीचे जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। इस केस में भी अगर आप इक्वल एरिया क्राइटेरिया अगर आप अप्लाई करेगा, ठीक है, अगर इसका जो एरिया वन है ये आपको क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल है, अगर एरिया वन है, अगर इससे एरिया टू अगर ज़्यादा है इससे, तब आपको क्या होगा, ये ट्रांसिएंट भी स्टेबल सिस्टम है, ठीक है, स्टेबल पॉइंट तक आ सकते हैं। लेकिन इस केस में आप देख लीजिए, इस केस में क्या हो रहा है, आपको उतना है ही नहीं है, मतलब इसका जो डिसलरेटिंग एरिया, तो आपको क्या होगा, ये आपको अनस्टेबल सिस्टम है, आपको इसमें आपको ट्रिप करना ही करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसमें आपको कोई भी केस में अगर आप देखेगा तो इसका वोल्टेज और करंट का वेव फॉर्म अगर आप देखेगा तो क्या हो रहे हैं, जैसे ही इसका मिशन है, इसका क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल के ऊपर चला गया, मतलब ये लॉस इसका एंगल के ऊपर चला गया, तब आपको क्या होगा, ये मिशन है दोबारा आपको सिंक्रोनस हो नहीं सकते, मतलब आपको सिंक्रोनस मोड में चला गया मिशन, ये सिंक्रोनस मिशन है एसिंक्रोनस मोड में या लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म मोड में चला गया, तो क्या होगा, इसका वोल्टेज और करंट का वेव फॉर्म अगर आप देखेगा तो जहां आपको करंट ज़्यादा है वहां आपको वोल्टेज कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको इवन फॉल्ट का कंडीशन में भी देखेगा तो वोल्टेज कम है करंट ज़्यादा है, अगर आपको वोल्टेज रिकवरी हो रहे हैं मतलब फॉल्ट कम हो रहा है तो करंट भी कम होगा, जैसे आपको वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहे हैं मतलब करंट है कम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका देखेगा तो इन्वर्स रिलेशन है वोल्टेज और करंट का इन फॉल्ट कंडीशन पे, ठीक है। सो वोल्टेज कम में फॉल्ट कंडीशन है शॉर्ट सर्क्यूट है या शॉर्ट सर्क्यूट टू ग्राउंड है, मतलब आपका करंट ज़्यादा है वोल्टेज कम है, जैसे वोल्टेज रिकवरी हो रहा है तो आपका फॉल्ट क्लियर हो रहे हैं, आपका करंट कम होगा, जैसे आपको दोबारा आपको फॉल्ट हुआ है तो आपको वोल्टेज कम होगा करंट बढ़ेगा, लेकिन करंट जैसे ही कम होगा तो वोल्टेज आपको रिस्टोर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये बेसिकली आउट ऑफ स्टेप कंडीशन पे ये एक पॉइंट पे रुकता नहीं है, ठीक है, ये जैसे ही इसका सिंक्रोनिज्म लॉस हो गया वो इसी साइकिल में मूव होता ही रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसी साइकिल में आपको बढ़ते हैं और कम होते हैं, बढ़ते हैं कम होते हैं, इसमें आपको बहुत वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट आएगा, इसकी वजह से आपको एक्टिव और रिएक्टिव पावर में भी बहुत वेरिएशन हो जाएगा, इसीलिए आउट ऑफ स्टेप कंडीशन में थोड़ा रिस्क है, ठीक है। वो डैमेज क्यों है वो आपको आगे बता देंगे, जैसा इसका आउट ऑफ स्टेप का कॉजेस क्या क्या है फ्रेंड्स, जैसा हम लोग दो कॉजेस बताया था, ठीक है। सबसे पहले कॉज है फ्रेंड्स, आपको कहीं पे भी सिस्टम पे अगर कोई भी डिस्टरबेंस हुआ है तो वो आउट ऑफ स्टेप होने का चांस है, लेकिन अगर वो डिस्टरबेंस है अनस्टेबल है तब आपको ये आउट ऑफ स्टेप कंडीशन ही है। फॉर एग्जांपल अनस्टेबल कब हो सकते हैं वो, अगर कभी भी आपको कोई भी फॉल्ट हुआ सिस्टम पे, अगर वो फॉल्ट है प्रोलॉन्ग टाइम है, फॉर एग्जाम्पल जनरेटर तक है वो 2 सेकंड है 3 सेकंड तक वो फॉल्ट परसिस्टिंग है, तब आपको क्या होगा, वो सिस्टम वो जनरेटर को वो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म कर सकते हैं वो, ठीक है, इसीलिए प्रोलॉन्ग्ड क्लियरेंस ऑफ हेवी फॉल्ट इन पावर सिस्टम है वो लीड्स टू आपको आउट ऑफ स्टेप कंडीशन है, या नहीं है तो कभी भी जनरेटर है ऑलरेडी हाई लोड एंगल में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हम लोग जनरेटर ऑलरेडी बात कर रहा था, ये ऑलरेडी इसका नियर टू इसका जो स्टेबिलिटी लिमिट है डेल्टा 90 है, ठीक है, इसका आसपास अगर ऑपरेट कर रहे हैं तब इसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस होगा है तो क्या होगा, सिंपली आपको लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म कंडीशन पे जाएगा, ठीक है फ्रेंड। सो इसीलिए जनरेटर कभी भी इसका नियर टू स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है उसकी तक जा ऑपरेट नहीं होना चाहिए, इसके बहुत नीचे इसका ऑपरेशन रीजन होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसीलिए तो जो जनरेटर आपका बहुत हाई लोड एंगल पे या नहीं है तो क्लोज टू स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है, जो आपका डेल्टा नियर टू 90 डिग्री से ऑपरेट हो रहा है, तो उस केस में कुछ भी छोटी मोटी डिस्टर्बेंस में भी वो आपको आउट ऑफ स्टेप कंडीशन पे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बात है जैसे आपको पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ एक्साइटेशन है, अगर आपको कभी भी एक्साइटेशन लॉस हो पाए तो क्या होगा, ईवी बाई एक्स में ई कम हो जाएगा, सो आपको क्या होगा, आपको ये कम हो जाएगा, सो आपको इस केस में भी आपको लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म आपको हो सकते हैं, क्योंकि सिंक्रोनिज्म में जो मेन चीज़ है आपका रोटर और स्टैटर का बीच में मैग्नेटिक लॉगिंग है, अगर आपका रोटर का मैग्नेटिज्म ही आप हटा दिया तो क्या होगा, वो एक लॉस ऑफ एक्सीटेशन मतलब लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म पे वो जा सकते हैं। इसके बाद कभी भी आपको कोई भी बड़ा बड़ा जनरेटर है अगर ट्रिप हो गया, मतलब आपको ट्रांसिएंट मतलब क्या है,
आपको कभी भी आपको लोड और जनरेटर का बीच में मैच ही नहीं है। जनरेटेड पावर है और जो आपका डिमांड है, अगर मिसमैच है, वो मिसमैच अगर बहुत ज़्यादा है, तब आपको क्या होगा, लॉस ऑफ मतलब सिंक्रोनिज्म हो सकते हैं। वो मिसमैच में क्या हो सकते हैं, कभी कभी कोई भी बहुत बड़ा बड़ा जनरेटर ट्रिप हो गया है, या नहीं है तो लोड एक साथ एक बार लोड रिजेक्ट हो गया है, लोड हट गया था एक साथ, ठीक है, या नहीं है तो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स एक साथ ट्रिप हो गया था, तब आपको ये सारे कंडीशंस में आपको हमारा जनरेटर से लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये सारे का रीजंस में। अभी ये हुआ, इसके बाद हमको लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म में हमारा सिस्टम का बिहेवियर हम लोग समझा, और ये किसकी किसकी वजह से हो सकता है समझा। अभी हम लोग लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म होने में आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका इफेक्ट्स क्या है, आपको ये मिशन का ऊपर भी वो डैमेज कर सकते हैं, या नहीं है तो हमारा सिस्टम को भी ये डैमेज कर सकते हैं। मिशन को क्या डैमेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जैसे ही इसका सिंक्रोनिज्म लॉस हो गया, या नहीं तो आउट ऑफ स्टेप में चला गया, तो ड्यू टू स्लिप फ्रीक्वेंसी करंट से रोटर बहुत ओवर हीट होता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है, हमारा रोटर है, रोटर सर्किट बहुत ओवर हीट होता है, ठीक है, और इसका जो रिएक्टेंस भी है ना, इतना स्विंग होते हैं, हमको ऑलरेडी हम लोग मतलब सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस, ट्रांसिएंट स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस का वीडियो में बताया था। अगर आपका स्लिप पे कभी भी, अगर स्लिप पे जीरो, मतलब स्लिप जीरो मतलब क्या है, आपको एकदम सिंक्रोनस जनरेटर है, तब आपका जो रिएक्टेंस है सिंक्रोनस मिशन का, वो रिएक्टेंस है स्टेडी स्टेट सिंक्रोनस रिएक्टेंस से एक्स डी ए एक्सेस से, ठीक है। अगर वही एक्स डी आपको स्लिप पे 100% है, तो उस केस में आपको सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस होगा एक्स डी डबल डैश। अगर वो स्लिप पे 50% स्लिप पे, तब आपको ये होगा, आपको ट्रांसिएंट रिएक्टेंस होगा एक्स डी डैश, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर वो स्लिप पे फॉर एग्जांपल 0.33 है, ठीक है, 0.33 होगा, तो आपको 2 टाइम्स ऑफ एक्स डी डैश होगा, मतलब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस से। वो जैसा हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था, तो वो सारे की कंडीशन में क्या हो रहे हैं, लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म का कंडीशन पे आपको स्लिप आ रहे हैं, ठीक है, मिशन में स्लिप आ रहे हैं, वो स्लिप का वजह से, स्लिप फ्रीक्वेंसी करंट्स का वजह से आपका रोटर है वो ओवरहीट होगा, सो रोटर का सर्क्यूट आपको डैमेज हो सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी बताए फ्रेंड्स, हमारा सिंक्रोनस मिशन में रोटर में कोई भी लैमिनेशंस नहीं होते हैं रोटर का कोर में, तो इसीलिए रोटर में आपको कभी भी स्लिप फ्रीक्वेंसी करंट्स का वजह से जो एडी करंट्स जनरेट होते हैं, वो बहुत जल्दी आपका रोटर को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हम लोग ऑलरेडी बताया था, कभी भी लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म हो गया था, आपको सर्ज करंट्स और वोल्टेजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से स्टैटर भी ओवर हीट हो रहे हैं, ठीक है, स्टैटर भी ओवर हीट हो रहे हैं। इसकी बाद प्रॉब्लम है, आपको एक्टिव और रिएक्टिव पावर है उल्टा हो रहे हैं, रिवर्सल हो रहे हैं, ये मोटरिंग एक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, मोटरिंग एक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको एक्टिव और रिएक्टिव पावर में भी बहुत वेरिएशंस आएगा, बहुत वेरिएशंस का वजह से हमारा सिस्टम में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। सो मोटरिंग एक्शन है, मोटरिंग एक्शन का वजह से क्या प्रॉब्लम है, हम लोग आगे एक रिवर्स पावर प्रोटेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली हमारा सिंक्रोनस जनरेटर सिंक्रोनस मोटर के एक्शन पे जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट है, आपको रोटर को भी डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सीवियर मैकेनिकल स्ट्रेस और पल्सेटिंग फोर्सेस है, आपको जो डिस्टरबेंस का वजह से इसमें जो पल्सेटिंग फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको रोटर का शाफ्ट को डैमेज कर सकते हैं, रोटर को मैकेनिकली, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे की सारे कंडीशन की वजह से आउट ऑफ स्टेप या लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म का कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसमें कुछ तो कुछ आपको एक्शन लेना ही चाहिए, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसे ही छोड़ेगा तो आपको सिस्टम को, मतलब आपको सिंक्रोनस मिशन को डैमेज कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपको सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई एक सिंक्रोनस जनरेटर में आउट ऑफ स्टेप हो रहे हैं, लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आपको सिस्टम में यही प्रॉब्लम है, आपको आद बाकी जितना भी सिस्टम में जनरेटर्स है, हेल्दी जनरेटर्स है, उससे ये क्या करेगा, एक्टिव रिएक्टिव पावर खींच देगा आपको, मतलब ड्रॉ करेगा, जो इस जनरेटर का वजह से इसका जो एक्टिव रिएक्टिव पावर है, पॉजिटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, पल्स में जा रहे हैं, वो सारे की वजह से ये कहाँ से खींच रहेगा, आपको बाकी जनरेटर से खींच देगा। वो कभी कभी आपको सप्लाई कर देगा, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा, जो पहले जो सप्लाई कर रहे हैं इससे 2 टाइम्स का पावर ये विथड्रॉ कर देगा इससे, तो इसकी वजह से बाकी सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगा, बाकी जनरेटर से बहुत ज़्यादा ओवरलोड होगा,
ठीक है। और दूसरा मेन प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आपको आउट ऑफ स्टेप या लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म में आपको कितना भी आपको डिस्टेंस रिलेस है, डिस्टेंस रिलेस कहाँ यूज़ करते हैं, हमारा ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं। आपको कितना भी डिस्टेंस रिलेस है वो आपको माल ऑपरेट हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये पावर कहाँ से आ रहे हैं, आपको एक्टिव रिएक्टिव पावर आपको बाकी सिस्टम से आपको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आ रहे हैं। उसमें आपको कोई भी आपको डायरेक्शनल रिलेस है या नहीं है तो डिस्टेंस रिलेस है या और कोई रिलेस है वो आपको माल ऑपरेट हो सकते हैं, क्योंकि वो आपको अननेसेसरी आपको ट्रिपिंग कर देगा ट्रांसमिशन लाइंस को। ठीक है, इसकी वजह से और आपको अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, फाइनली आपको ब्लैकआउट तक ये लेकर जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारे कंडीशन की वजह से आपको पावर स्विंग्स और वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। उसकी वजह से जो हेल्दी जनरेटर्स है वो भी आपको आउट ऑफ स्टेप में जाएगा, वो आपको कैस्केडिंग इफेक्ट है। एक इसकी वजह से आपको आगे आगे एक और गया तो वो दोनों की वजह से और भी जाएगा और भी जाएगा और भी जाएगा, और फाइनली ब्लैकआउट तक लीड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारे की रीज़न का वजह से आपको आउट ऑफ स्टेप में कुछ तो कुछ एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। एक्शन मतलब क्या लेना है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको हर एक आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन में आपको जनरेटर को ट्रिप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जनरेटर को ट्रिप करेगा तो आपको अननेसेसरली आप दोबारा मिसमैच कर रहे हैं। ठीक है, ये मिसमैच कर रहा है, इवन आपको लोड सेटिंग भी आपको सपोर्ट करेगा आपको जनरेशन और लोड का मैच करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको अननेसेसरी ट्रिपिंग भी नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी आपको अगर वो आपको स्टेबल पावर स्विंग है, कुछ देर का बाद वो आपको मैच कर देगा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्टेबल पोजीशन पे आएगा। आप थोड़ा टाइम आप वेट करेगा तो वो आपको मतलब एक नया स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। इसीलिए आपको हर बार आपको ट्रिप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे छोड़ेगा तो अननेसेसरी आपको एक स्टेबल स्विंग या अनस्टेबल स्विंग तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपको बाकी सिस्टम को ये अननेसेसरी ट्रिप कर रहे हैं। कितना भी ट्रांसमिशन लाइन से वो आपको डिस्टेंस रिलेस या नहीं है तो रिवर्स प्रोटेक्शन रिलेस का थ्रू ये ट्रिप कर रहे हैं, तो उससे भी आपको अननेसेसरी मिसमैच हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होगा आपका, कभी भी आपको एक्शन लेना है, तीन तरफ का एक्शन है आउट ऑफ स्टेप में। ये क्या आपको ब्लॉक करना चाहिए सबसे पहले, इसको हम लोग पावर स्विंग ब्लॉक या नहीं है तो आउट ऑफ स्टेप ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, इससे हम लोग कभी भी आपको आउट ऑफ स्टेप डिटेक्ट हुआ, ठीक है, तब आपको कितना भी आपको डिस्टेंस रिलेस और इसका डायरेक्शनल रिलेस और कोई अदर प्रोटेक्शन रिलेस है वो सब आपको ब्लॉक करना चाहिए सबसे पहले। अगर ब्लॉक नहीं करेगा तो अननेसेसरी वो आपको न्यूसेंस ट्रिपिंग क्रिएट कर देगा। ठीक है, सो आउट ऑफ स्टेपिंग में आपको आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन में सबसे पहले हमको ब्लॉकिंग करते हैं हम लोग। दूसरा ये आइलैंडिंग ऑफ जनरेटर या सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे जनरेटर्स हैं, आपको जिस जनरेटर में आपको ज़्यादा डिटेक्ट कर रहे हैं उसको आप आइलैंड कर दो। आइलैंड करने से क्या होगा, हमको जो आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन का जो इसका एग्रेशन है, इसका जो सीवियरिटी इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम में सारे सिंक्रोनिज्म में चल रहे हैं। ठीक है, सो सिंगल ग्रिड में चल रहे हैं। अगर इसको आप ग्रिड का जगह इसको आप आइलैंड कर दीजिए, तब आपको जिस सिस्टम में प्रॉब्लम है उसको आगे बैकअप प्रोटेक्शन में वो ट्रिप होगा, तो आपको जो हेल्दी सिस्टम को उसको आप बचा सकते हैं। ठीक है, सो आउट ऑफ स्टेप कभी भी डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले वो सिस्टम से आपको आइलैंड कर देते हैं, आइलैंड करके तब देखते हैं आपको किस में प्रॉब्लम है। हेल्थ इसका वजह से आपको हेल्दी सिस्टम में कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा, जो आपको सिस्टम में प्रॉब्लम है वही आपको अफेक्ट करेगा, पूरा सिस्टम को आपको अफेक्ट नहीं करेगा। आइलैंडिंग की वजह से जिस सिस्टम में प्रॉब्लम है उसी एरिया उसी पार्ट और उसी एरिया आपको डिस्टर्ब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे फाइनल है आपको ब्रह्मास्त्र है, आपको ये अनस्टेबल पावर स्विंग है, आप इसमें जनरेटर का डैमेज, इतना सारे डैमेज हो रहे हैं जनरेटर को और इसका सिस्टम को, तब आप इसको अवॉइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो तब आपको क्या करना है, फाइनली अगर ये दोनों से भी फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो तब फाइनली आपको जनरेटर को आपको ट्रिप करना ही करना है। अदरवाइज इसका डैमेज ज़्यादा है फॉर लॉन्ग पीरियड में, तब इसको ट्रिप करना ही करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आज की हमारा टॉपिक है। ठीक है, आगे इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं, इसका डिटेक्शन मेथड के बारे में, इसका जो आउट ऑफ स्टेप रिले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।